My dear students, good morning, welcome. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. Today's topic is related to synthesis. Today I will teach you how to make simple sentence by using nominative absolute or noun or phrase in apposition. Before it, you had been taught how to make simple sentence by using participle, present participle, past participle and perfect participle and by using infinitive. इसके पहले आपको पार्टिसिपल के माध्यम से, इन्फिनेटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताया गया था। आज आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताया जाएगा। व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? यू हैव टू नो इट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र कर्ता। नाउन के तुरंत बाद हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का यूज कर दिया जाए, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर दिया जाए तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज माना जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 3 स्वरूप में हो सकता है। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड सब्जेक्ट के बाद, दूसरा स्वरूप सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, और तीसरा स्वरूप सब्जेक्ट प्लस बीइंग। किस स्थिति में? यदि वाक्य एक्टिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, यदि वाक्य पैसिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड, और यदि वाक्य में इज आर एंड वाज वर्ब का प्रयोग हुआ होगा, उसमें वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज किया जाएगा। इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। नाउ यू हैव टू नो दैट in which condition nominative absolute will be used to make simple sentence। आपको जानना है कि किस कंडीशन में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया जाता है। तो कंडीशन होना चाहिए वाक्य का कर्ता अलग अलग हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो। माना कि 2 वाक्य सामने है तो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट दूसरा है और सेकंड का दूसरा, अर्थात कर्ता दोनों अलग अलग होंगे। दूसरी स्थिति प्रथम कर्ता अर्थात प्रथम कार्य वाला कर्ता जो कार्य करेगा उसी का ही परिणाम दूसरे सेंटेंस में अथवा दूसरे कर्ता के द्वारा किए गए कार्य में दिखाई देगा। तो प्रथम कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य का परिणाम ही दूसरे कर्ता के द्वारा किए जा रहे काम में दिखाई देगा। ऐसी स्थिति होगी तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं और सिंपल का स्वरूप वाक्य का बन जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। जैसा कि फर्स्ट, द सन रोज वी गॉट अप, सूरज उगा और हम जाग गए। तो सूरज के उगने का परिणाम ही है, सूरज के उगने का कारण ही है कि हम जाग गए, उठ गए। दोनों वाक्य कर्ता अर्थात सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ द सन है, यहाँ वी। तो जो शर्त बताई गई वह शर्त यहाँ पूरी होगी। अलग अलग कर्ता है और प्रथम कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य का ही परिणाम ही दूसरे कर्ता का कार्य है। सन रोज हुआ अर्थात उगा, तभी हम उठे। इसका मतलब सन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसी का परिणाम वी अर्थात कर्ता जो दूसरे वाक्य का है उसके कार्य में दिखाई देगा। अब यू हैव टू नो हाउ टू यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन द सेंटेंस टू मेक सिंपल। अब आपको जानना कैसे यूज किया जाए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। जैसा कि यहां लिखा सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब थर्ड। यदि वाक्य एक्टिव में हो, एक्टिव वॉइस में हो प्रथम वाक्य, तो इस तरह से आप यूज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में है द सन रोज वी गॉट अप। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट
अर्थात द सन, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब थर्ड हैविंग राइजन, तो द सन हैविंग राइजन प्रथम वाक्य समाप्त हो, कामा का यूज करें और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों ही लिख दें। तो द सन हैविंग राइजन वी गॉट अप, इस तरह से इसका सिंपल स्वरूप होगा। सेकंड सेंटेंस है द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे, यह पैसिव वॉइस में हुआ। तो आपको बताया गया सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड, तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कामा का प्रयोग करें और सेकंड सेंटेंस ज्यों का त्यों द आर्मी फ्लेड अवे, यानी द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे, तरह से होगा। तो एक्टिव होगा तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड। तीसरा है इट इज अ हॉलीडे वी विल नॉट गो टू स्कूल। आपको बताया गया जब प्रथम वाक्य में इज आ रहे हैं वाज वर्ब अर्थात बी का प्रयोग हुआ हो और वहां वर्ब ना हो तो बीइंग, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग का यूज किया जाएगा। तो हो जाएगा इट बीइंग, इज के स्थान पर बीइंग, इट बीइंग अ हॉलीडे वी विल नॉट गो टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस ज्यों का त्यों। नेक्स्ट एग्जांपल द क्लास वर्क वाज ओवर द टीचर लेफ्ट द क्लास। इसमें भी बी का प्रयोग अर्थात वाज का प्रयोग हुआ, इज आ रहे हैं वाज वर्ब को ही बी कहते हैं, इसमें भी वर्ब नहीं है तो बीइंग का ही प्रयोग किया जाएगा। द क्लास वर्क बीइंग ओवर द टीचर लेफ्ट द क्लास, कामा के माध्यम से दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। My parents punished me. I started weeping. यह एक्टिव वॉइस में वाक्य, तो आपको इस नियम को फॉलो करना है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। तो माय पेरेंट्स हैविंग पनिश्ड मी आई स्टार्टेड वीपिंग। इस तरह से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए सिंपल का स्वरूप वाक्य को दे सकते हैं। अब आपको इसके बाद बताया जाएगा कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से कैसे आप सिंपल सेंटेंस का स्वरूप वाक्य को देंगे। आप मेंटली जब ध्यान से जो टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है उसे सुनेंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। वाक्य में नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे यह आपको बताया जाए। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है दिए गए वाक्य में कई नाउन हो और वे नाउन किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो उन्हें पास पास रख देना, साथ साथ रख देना ही नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया इंदिरा गांधी वाज ए ब्रेव लेडी, शी वाज द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया। इस तरह से इस वाक्य में इंदिरा गांधी एक नाउन, अब इंदिरा गांधी के रूप में जो नाउन है उसी को अन्य नाउन के रूप में भी वाक्य में वर्णित किया गया। जैसे अ ब्रेव लेडी, द फर्स्ट लेडी ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। नाउन और फ्रेज कई है वाक्य, लेकिन किससे संबंधित हैं? इंदिरा गांधी अर्थात जो प्रथम नाउन है उसी से ही संबंधित अन्य नाउन भी हैं, अन्य फ्रेज हैं जो प्रथम नाउन का ही बोध करा है। ऐसी स्थिति जब होगी तो हम नाउन को कामा के माध्यम से जोड़ते जाएंगे, अर्थात पास पास लिखते जाएंगे और लास्ट में एक क्रिया के माध्यम से वाक्य को पूरा कर देंगे। अब इंदिरा गांधी को अब ब्रेव लेडी कहा गया,
और द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया कहा गया। वाक्य में क्रिया एक होना चाहिए, इसलिए समस्त नाउन और फ्रेज को इकट्ठा कर लिया जाए और लास्ट में एक क्रिया के माध्यम से वाक्य को पूरा कर दिया जाए। हो गया इंदिरा गांधी कामा का प्रयोग करेंगे। फिर इंदिरा गांधी को दूसरे नाउन के रूप में क्या बोला गया? अ ब्रेव लेडी। अ ब्रेव लेडी अब केवल एक बचा, तो अब क्रिया के साथ उसे आगे बढ़ाएं। वाज द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया। तो हो गया इंदिरा गांधी अ ब्रेव लेडी वाज द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया। आप अगर चाहते तो कर देते इंदिरा गांधी, उसके बाद इसे कामा के माध्यम से पहले लिखते द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया वाज अ ब्रेव लेडी। अर्थात नाउन से संबंधित अन्य जो नाउन और फ्रेज हैं उनके पास पास लिखते जाएं, उनके साथ लिखें और लास्ट में जब एक बचे तो क्रिया के साथ वर्ब के साथ उसे आगे बढ़ा दें। पूरे वाक्य में एक ही वर्ब होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, ही वाज ब्लाइंड। अब मिल्टन को ही अ ग्रेट पोएट के रूप में यहाँ बताया गया और ब्लाइंड के रूप में बताया गया। एक ही नाउन को कई नामों से पुकारा जाए, कई नाउन और फ्रेज का स्वरूप दिया गया। आपको बताया गया कि उन्हें कामा के माध्यम से इकट्ठा करें, एक साथ करें और एक वर्ब के साथ आगे बढ़ा दें। तो हो जाएगा मिल्टन कामा अ ग्रेट पोएट अब दोनों को इकट्ठा किए, पास में लिखे मिल्टन अ ग्रेट पोएट। अब बचा केवल वाज ब्लाइंड। तो हो गया मिल्टन अ ग्रेट पोएट वाज ब्लाइंड। मिल्टन को ही अ ग्रेट पोएट कहा गया और ब्लाइंड भी कहा गया। तो मिल्टन और अ ग्रेट पोएट को साथ साथ इन अपोजिशन में लिखा, तो उसके लास्ट में जब एक शेष हुआ तो वर्ब के साथ उसे लिख दिया। यही तरीका है। नेक्स्ट सेंटेंस है महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, ही वाज अ ग्रेट लीडर। अब महात्मा गांधी को द फादर ऑफ नेशन और अ ग्रेट लीडर के रूप में शो किया गया। आप महात्मा गांधी लिखने के बाद कामा का यूज करें और उन्हें जो अन्य नाम के रूप में बताया गया, वर्णित किया गया है, उसे वहां पास में लिखें और लास्ट में एक क्रिया के माध्यम से अगला सेंटेंस लिखें। तो हो गया महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन अब एक शेष बचा, तो क्रिया के साथ वाज अ ग्रेट लीडर। तो हो गया महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज अ ग्रेट लीडर, अथवा हो सकता महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर इज द फादर ऑफ नेशन। तो आप लास्ट में किसी को भी लिखें जो वर्ब सहित हो। नेक्स्ट एग्जांपल, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ही इज कॉल्ड चाचा नेहरू। अब पंडित नेहरू नाउन के रूप में है, इन्हीं को द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया और चाचा नेहरू के रूप में दर्शाया गया है। अब आप नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से
दोनों वाक्यों को कंबाइन करेंगे तो सिंपल का स्वरूप लेगा। जैसा आपको बताया गया उसी तरीके से आप करेंगे। पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया इज कॉल्ड चाचा नेहरू। इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, पंडित नेहरू कामा चाचा नेहरू, लेकिन नेहरू नेहरू 2 बार हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि पंडित नेहरू चाचा नेहरू, इसलिए यह लास्ट में करेंगे तभी अच्छा दिखेगा, अच्छा सुनाई देगा, अर्थात बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो इसे ही लास्ट में आप करें। इसमें लिखें पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया इज कॉल्ड चाचा नेहरू। इस तरह से नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस का स्वरूप दे देते हैं और वह वाक्य सिंपल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अनदर एग्जाम्पल देखें, कबीर was a great poet he was a weaver। कबीर was a great poet he was a weaver। कबीर को ही ग्रेट पोएट के रूप में शो किया गया और वीवर के रूप में शो किया गया। अब आपको वही तरीका पुनः फॉलो करना, उसी रूल को फॉलो करना है। अब आप लिखेंगे कबीर कामा का यूज करें। आप चाहें तो अ ग्रेट पोएट अथवा अ वीवर दोनों में से कोई इनके पास लिख सकते हैं। तो माना कि यही शुरू करा अ ग्रेट पोएट और लास्ट में वर्ब सहित लिख दें वाज अ वीवर। इस तरह से कबीर अ ग्रेट पोएट वाज अ वीवर। कबीर महान कवि कबीर एक जुलाहा थे अर्थात जुलाहे थे। इस तरह से नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से बताया गया कैसे सिंपल का स्वरूप दिया जाए। अब आप इससे संबंधित एक्सरसाइज का जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो आपको इसी से संबंधित होमवर्क दिया जा रहा है एक एक्सरसाइज के रूप में, उसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देयर इज अ प्रैक्टिस वर्क फॉर यू। यू हैव टू कंबाइन दीज सेंटेंसेज इनटू सिंपल। आप इसे एक्सरसाइज के रूप में अपना प्रैक्टिस जब करेंगे, जिस तरह से रूल बताया गया उसी रूल को फॉलो करते हुए आप इन सभी वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल का स्वरूप देंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पर आपको कहीं दिक्कत हो तो वीडियो में बताए गए जो रूल हैं, जो फार्मूलाज हैं, उन्हें दोबारा सुनते हुए तब वाक्य का सॉल्यूशन देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं आप भूलेंगे। जैसा कि होमवर्क दिया गया, पहला सेंटेंस है द बेल रैंग आई एंटर्ड द क्लास। सेकंड है द थीफ वाज कॉट द पुलिस रिटर्न द पुलिस स्टेशन। अगला द वर्क वाज ओवर, यहाँ वर्क है द वर्क वाज ओवर वी लेफ्ट द फील्ड। फोर्थ है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट ही रोट द गीतांजलि। फिफ्थ है अकबर वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर ही वाज द सन ऑफ हुमायूं। सिक्स है राम वाज एन आइडियल किंग ही वाज द सन ऑफ दशरथ।
You have to combine these sentences as simple by using nominative absolute or noun or phrase in opposition. If you have any problem, you can share it. आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, अथवा कॉल करके उसका सॉल्यूशन दिया जाए। अब अगली कक्षा में आपको इसके आगे अन्य माध्यम से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसको बताया जाएगा, उसकी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि प्रीपोजिशन के माध्यम से, एडजेक्टिव के माध्यम से, एडवर्ब के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है ये अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय।